अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कोयटा के बाद रावलपिंडी में भी गैरत के नाम पर हवा की बेटी का कत्ल। थाना पीर वधाई के इलाके में शादीशुदा लड़की के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का हुक्म जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने दिया। असमतुल्लाह की फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई है। दूसरी जानिब मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला और उस्मान के निकाह की दस्तावेजात भी सामने आ गई हैं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर 18 साल शादीशुदा लड़की मुबैना कत्ल का लर्जा खेज वाक़या में नया मोड़ आ गया। पुलिस के मुताबिक जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने खातून के कत्ल का हुक्म दिया। वीडियो में असमतुल्लाह को फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस असमतुल्लाह को गिरफ्तार कर चुकी है और वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के सामने पेश कर दिया। उस्मान ने सदर अरब से 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में निकाह किया था, जिसकी दस्तावेजात और वीडियोज भी पुलिस को मौसूल हो चुकी हैं। मकतूला ने निकाह के बाद मुजफ्फराबाद की अदालत में पेश होकर अपनी जान को लाख खतरे से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास के मुताबिक सिदरा ने जबरदस्ती शादी से बचने के लिए उस्मान के पास पनाह ली थी। निकाह के बाद चंद मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए, धमकियां दी और सिदरा को वापस ले गए। 2 दिन बाद मीडिया से सिदरा के कत्ल की खबर मिली। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, गैरत के नाम पर बेटी का कत्ल जुल्म की बदतरीन मिसाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी सुओ मोटो एक्शन लें। अगर किसी जगह पे माँ बाप को इख्तिलाफ है तो उस पे मुशावरत हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन गैरत के नाम पर इस तरह बेदर्दी के साथ एक बेटी को कत्ल कर देना, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। 10 रुकनी खुसूसी कमेटी कत्ल की तहकीकात कर रही है। अदालत 28 जुलाई को खबर कुशाई पोस्टमार्टम का हुक्म दे चुकी है। अब आपको बताएं कि गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। मुल्क भर में महंगाई की शरह बढ़कर 4% हो गई। अशियाए खुरूनोश की बढ़ती कीमतों ने आवाम को मजीद परेशान कर दिया। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए हो गया। फल या सब्जी कुछ भी 300 रुपए से कम में मिलना मुमकिन नहीं। चिकन खाने से पहले सोच लें, दाल सब्जी भी 10 तरह से दूर होने लगी। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मुर्गी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी की तो सब्जी और फल भी 300 का हिस्सा अबूर करने लगे। आम हो केले, अमरूद या कोई और फल 300 से नीचे बाजार में कुछ नहीं मिलेगा। शहरी कहते हैं दुकानदार बारिशों को महंगाई की वजह करार दे रहे हैं। भारी भरकम बिल भरें या घर का राशन डलवाएं, पेट्रोल का खर्च कहाँ से पूरा करें। हमारे पास इतने पैसे नहीं है क्या हम सब्जी भी नहीं लेते। भिंडी 200-250 रुपए किलो है और ये कद्दू करेला ये भी 200, 220, 240, हम ये भी नहीं लग सकते। कीमतें तो बहुत ज़्यादा है कि कद्दू की कीमत 200 से ऊपर जा रही है। मुर्गी जो है वो कम हो जाती है। सब्जियां जो है बहुत ज़्यादा हो रही हैं सर, इसकी वजह से। शहरी गिला करते हैं कि एक तनख्वाह और लातादाद अखराजात के साथ गुजारा मुमकिन नहीं। महंगाई कम करने के दावे महज दावे और बातें हैं। और हुकूमती सब्सिडी से चलने वाले सस्ते बाज़ार भी सस्ते न रहे। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा जारी है। टमाटर 90 रुपये, बैंगन 158 रुपये, जबकि भिंडी 150 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे तफसीलात जानते। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल मौजूद है इस्लामाबाद के एतवार बाज़ार, जहां पर अगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की बात करें, सब्ज़ी और फलों की कीमतों की बात करें तो उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। और एक आम सारिफ का यही कहना है कि यहां पर आके एतवार बाज़ार जो है कहलाता तो सस्ता बाज़ार है, मगर कोई चीज़ भी यहां पर सस्ती नहीं है। हमारे साथ सारिफ मौजूद आइए, इनसे जानते। कीमतें तो बड़ी होशरुबा हैं जी। जैसे आप जानते हैं कि महंगाई का आलम हर तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इस जगह कोई चेक एंड बैलेंस भी हमें नज़र नहीं आया। चीज़ें भी बड़ी मिजरेबल पोजीशन में होती हैं और रेट्स भी आप देखें तो ट्रिपल बढ़े हुए हैं कोई, और वहाँ पे कारोबारी पोजीशन देखें तो वो भी लोगों की नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि ना कोई चेक है, बैलेंस है, दुगनी तिगनी कीमतें यहाँ पे हैं। अगर किसी दुकानदार से बात करें तो वो यही कहता है कि आप किसी और दुकान पे चले जाएं, जबकि इंतज़ामिया। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के दौरान 6 भारतीय तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान के मजबूत और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल की अलामत था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हाल ही में पाकिस्तान के बेहतर मुआशी मंजरनामे को तस्लीम किया। हुकूमत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जल्द G20 मुईशतों में शामिल हो।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यू यॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान 6 भारतीय तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान के मजबूत और फैसला कुन रद्द-ए-अमल की अलामत था। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी अमरीकी बरादरी की यकजहती और हिमायत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन समेत तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़म है। हमारे लिए छोटे से छोटा मुल्क से बड़े से मुल्क को एक जैसा है। वो कन्वेंशनल अपने आप को सुप्रीमेसी क्लेम करते थे, वो कहते थे हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वो कहते थे कि इस रीजन में हमारी चौधराहट है, तो वो अल्लाह ने खाक में मिला दिया। और आप जितने मर्जी अफलातून हो, जितने मर्जी बड़े हों, वो राफेल जिसको कहते थे को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने मईशत की बेहतरी को तस्लीम किया। हुकूमत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जल्द G20 मईशतों में शामिल हो। कहा, PTI का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। वो मईशत जो दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी, वो गिर के 47 मईशत पे चली गई 4 साल में। शायद पाकिस्तान पे डिफॉल्ट कर जाता। वो डिफॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की है, जिसमें ज़ायरीन के लिए नई पॉलिसी, खुसूसी परवाज़ों के इंतज़ाम और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुरतब की गई नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़ायरीन की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत हवाबाज़ी खुसूसी परवाज़ों का फौरी बंदोबस्त करे, मजहबी फ़रीज़ा अदा करने वाले शहरियों को सफ़री मुश्किलात का सामना न हो। मुलाकात में बलूचिस्तान बिलखुसूस गवादर में अमन अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने गवादर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात पर वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि गवादर सेफ सिटी मनसूबे पर फिलफौर अमल दरामद शुरू किया जाए ताकि शहरियों को बेहतर और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। हुकूमत ज़ायरीन की सहूलत और कौमी सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह और इस मकसद के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। ज़ायरीन को इस साल अरबाइन के लिए सड़क के ज़रिए इराक़ और ईरान जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मुफाद में किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्काम को हिदायत की है कि आने वाले दिनों में ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ों का इंतज़ाम किया जाए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 77वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक शहदा की हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। 1948 में आज़ाद कश्मीर में दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हुए कैप्टन मोहम्मद सरवर ने शहादत का रुतबा पाया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाकिस्तान का आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर हासिल करने वाली पहली शख्सियत हैं। और अब आपको बताएं कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाए गए और तलबा ने कौमी जज्बे से लिब्रेस मिली नगमे के ज़रिए इजहार यकजहती किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर इजहार यकजहती करते हुए तलबा ने पाक फ़ौज को दिल से सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद इस्लामी सफाई के बारे में शिकायत अजाला करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आलमी बैंक, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ने मनसूबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। इजलास में व्हीकल ट्रिप काउंटिंग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स के साथ ई-इनवॉइस और सैनिटेशन फ़ीस की ई-बुकिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। सूबे भर में 136 नए वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला ने नाक़िस कारकर्दगी पर कॉन्ट्रैक्टर्स को फारिग करने, सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए निगरानी बढ़ाने और सफाई अमला हर इलाके में मुस्तकिल मौजूद रखने की हिदायत की। आलमी बैंक के वफ़द ने जाम सादिक पुल के करीब तामीराती काम का दौरा किया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने वफ़द का इस्तकबाल किया। साइट ऑफिस में ब्रीफिंग दी गई। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने येलो लाइन BRT से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। कहा, येलो लाइन BRT कराची का स्ट्रेटेजिक और विजनरी मनसूबा है। मनसूबा शाहराह नूरजहां से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांठी तक मुहित होगा।
کہ الیکٹرک کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے، مختلف کمپنیوں کو بجلی کی تقسیم کے لیے آگے آنا چاہیے کہ الیکٹرک کے سی ای او کسی کی نہیں سنتے۔ بجلی کے بل کی ادائیگی کے باوجود شہر میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ آنے والے وقتوں میں کراچی میں توانائی کے حوالے سے خوشخبریاں ملیں گی۔ کراچی میں افورڈیبل انرجی کے حوالے سے ورک شاپ سے صدر کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹریز جنید نقی کی گفتگو۔ کہا 30,000 میگا واٹ بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ مختلف آئی پی بیز کے ساتھ جو معاہدے، ان میں اربوں کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ کچھ معاہدے کینسل ہوئے، لیکن اس سے بھی پاکستانیوں کے بجلی کے بلوں میں خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی۔ نیپرا کی طرف سے ان کو جو ہے نا وہ ان کا مینجمنٹ سائٹ جو ویک ہے، جو اپنی منمانی کرتا ہے، وہ کنیکشن سے لے کے ایک کسٹمر موجود ہے، انڈسٹریل کسٹمر موجود ہے، اور وہ 1.5 مہینہ اور 2 مہینہ پیسے دینے کے بعد انتظار کرتا ہے کہ بجلی کب کنیکٹ ہوگی۔ جب تک اجارہ داری رہے گی وہ کسی کی نہیں سنیں گے اور وہ اپنی منمانی کریں گے۔ صنعت کاروں کو اس ملک میں ٹیکس چور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکس بچاتے ہیں، ادائیگی نہیں کرتے۔ بجلی چوری کوئی کر رہا ہے اور اس کا بوجھ کسی اور پر ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے پارٹیسپینٹس تھے، انہوں نے کہا کہ کراچی الیکٹرک کس کو جواب دہ ہے۔ یہ سوال اٹھتا رہا۔ کسی نے کہا نیپرا، انہوں نے کہا جی سندھ اسمبلی کی یہ کمیٹی ہے، مگر اس وقت تک یہ بالکل انکلیئر ہے کہ دنیا کا 5واں بڑا شہر ہو، جو بجلی کا نظام ہے سپلائی کا، وہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ صنعت کاروں نے کہا لوگوں کے لیے بجلی کے بل کی ادائیگی ناممکن ہو گئی ہے، شہریوں کے لیے زندگی مشکل کر دی ہے۔ ہر ماہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں الجھا دیا گیا ہے۔ کراچی والوں کو بجلی، پانی، سڑکوں اور دیگر مسائل میں الجھا دیا گیا ہے۔ افورڈیبل انرجی پر مقامی ہوٹل میں ورک شاپ میں شریک ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی طہا احمد خان کہتے ہیں کہ الیکٹرک کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے نمائندے کفیل احمد سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی کفیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی، کراچی کے مقامی ہوٹل میں اس وقت افورڈیبل انرجی کے اوپر ایک ورک شاپ کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس میں اسپیشلی جو کراچی میں اس وقت بجلی کے مسائل ہیں، خواہ وہ چوری کے ہوں یا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہوں یا اوور بلنگ کے حوالے سے، اس پر جو ہے ڈسکشن کیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت رکن صوبائی اسمبلی ایم کیو ایم طہا احمد خان موجود ہیں۔ طہا صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ کراچی میں انرجی کے حوالے سے خوشخبریاں ہیں۔ دیکھیں، یہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ جو رینیول اگریمنٹ کے الیکٹرک کا ہوا ہے، اس میں یہ کلوز موجود ہے کہ اگر پچھلی کوئی کمپنیز اور مزید کوئی کمپنیز آنا چاہتی ہیں تو آ کے کاروبار کر سکتی ہیں۔ ان کی جو مونوپلی ہے وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہے، اور ایم کیو ایم کا بہت بڑا رول ہے اس میں۔ آپ کے علم میں ہوگا، اگر آپ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا پاک انویسٹمنٹ ایک بڑا نام ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے، جو کہ اپنے کی الیکٹرک میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، کراچی کے لوگوں کی مسائل حل کرنا چاہتا ہے، اس کو اسپیس نہیں مل رہی ہے اس تناظر کے اندر۔ کیا کہیں؟ دیکھیں، اگر لوگوں کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو آپٹمسٹک لوگ ہیں، ہمیں یقین ہے سولوشن جو ہے وہ اس شہر کے لوگوں کے لیے بھی نکلے گا، اس صوبے کے لوگوں کے لیے بھی نکلے گا، اس ملک کے لوگوں کے لیے بھی نکلے گا۔ اس ملک نے ہمیں شناخت دی ہے، اس ملک نے ہمیں پہچان دی ہے، اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ اس شہر کے لوگوں کا، اس صوبے کے لوگوں کا، اس ملک کے لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنا کردار ضرور ادا کرے گی۔ کچھ خوشخبریاں ہیں آپ کے علم میں اگر ہیں تو آپ ذرا شیئر کریں۔ دیکھیں، توانائی کے حوالے سے ہوں یا اور مسائل کے حوالے سے ہوں، اب معاملات اس طریقے سے چلیں گے نہیں۔ آج میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے احتجاج کے دائرے کو وسیع کرے گی اگر ہماری باتوں کو نہیں سنا گیا، اور جتنا اس ملک کا قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہم احتجاج کریں گے، چاہے ہمیں سی ایم ہاؤس جانا پڑے، چاہے ہمیں جیل جانا پڑے۔ طہا احمد خان میرے ساتھ موجود ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم ایک توانا آواز بن کے جو ہے ابھرے گی، اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ بھرپور اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے انرجی کے شعبے کے اندر تو بہت ساری خوشخبریاں ہیں جو کہ آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں جو ہے وہ دکھائی بھی دیں گی، اور اب جو ہے وہ کراچی کو کسی ایک کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ایک مونوپولی ایک ادارے کی ہے اس پر جو ہے وہ اب نہیں ہونا چاہیے، اور کراچی والوں کو بجلی کے معاملے میں آسانی ملنی چاہیے۔ جی شکریہ کفیل۔ بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے ملک بھر میں مانسون کا نیا اسپیل شروع ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بعض علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور شہروں میں نشیبی علاقے زیر آبانی کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں 29 سے 31 جولائی جبکہ سندھ میں 30 سے 31 جولائی کے دوران بارشیں ہوں گی۔ اس دوران کچھ علاقوں میں طوفانی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بارشوں کے باعث مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ مختلف شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب جبکہ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ مضافاتی تحصیل دنیور میں پانی کا بڑا ریلا داخل ہونے سے دریا کا رخ تبدیل ہو گیا۔ کیچڑ اور مٹی کا سیلاب آ گیا۔ دریا کنارے متعدد گھروں کو ملیامیٹ کر دیا۔ درخت اور سینکڑوں کنال اراضی پر
खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बाबूसर में भी फ्लैश फ्लडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही के बाद मुतासरीन के सरों पर छत के बजाय आसमान और जमीन पर बिस्तर की जगह पत्थर ही पत्थर। सैलाबी रेले, कई घर, राब्ता सड़कें, मवेशी खाने और सैकड़ों कनाल ज़राई अराजी बहा ले गए। बस्तियां उजड़ चुकी हैं। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले पड़े हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और दीगर इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाक फौज की जानिब से जदीद ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुश्किल इलाकों में दबे या बह जाने वाले अफराद की निशानदही की जा सके। COP27 में मौसमियाती तबाहकारियों के नुकसानात से निपटने के लिए फंडिंग के ऐलान का मामला। मौसमियाती तबाहकारियों के बाद पाकिस्तान के लिए 10.98 अरब डॉलर के वादे किए गए। ऐलानात के बावजूद अब तक कितनी फंडिंग मिल सकी, रिपोर्ट बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। मार्च 2025 तक पाकिस्तान के लिए 10.98 अरब डॉलर के वादों में से सिर्फ 4.17 अरब डॉलर मौसूल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने 2.19 अरब डॉलर का वादा किया था। 1.48 अरब डॉलर मौसूल हुए। एशियाई तरक्याती बैंक ने 1.56 बिलियन डॉलर का वादा किया था। सिर्फ 400 मिलियन मिल सके। चीनो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1.1 अरब डॉलर प्रोजेक्ट से ऐलान किए थे, मिले सिर्फ 250 मिलियन। इस्लामी तरक्याती बैंक का 600 मिलियन का वादा 196.8 मिलियन मिले। पेरिस क्लब ममालिक ने 798 मिलियन का ऐलान किया, 132 मिलियन ही मिल सके। अमेरिका ने 100 मिलियन का वादा किया लेकिन सिर्फ 69.85 मिलियन मौसूल हुए। कतर ने 25 मिलियन का वादा किया, अभी तक कुछ ना मिल सका। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 3.6 अरब ऑयल फाइनेंसिंग का वादा किया, अब तक 629 मिलियन मौसूल हुए। सऊदी फंड बराए तरक्की ने 1 अरब डॉलर पूरे अदा किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।